नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय से पाठ नंबर 4 कृषि कराऊंगा। देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और लगभग भारत की 70% जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर करती है। देखिए, आज के इस विषय को हम जो लेकर चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली क्लासों में भी कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और आपको कृषि से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा पढ़ना होगा। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको 10वीं कक्षा का पाठ 4 कृषि कराने वाला हूं और कृषि के बारे में सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों पर चलेंगे। अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गई है। प्रश्न नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिए, लंबे चौड़े क्षेत्र में रोपण कृषि की जाती है। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है वो हमारा आंसर है, रोपण कृषि। क्योंकि यदि हम बात करें स्थानांतरी कृषि की, कि स्थानांतरी कृषि होती है जो स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है, यानी कि जंगल वाले इलाकों में जहां पर घास फूस झाड़ियां होती है उस क्षेत्र को साफ करके यानी कि जला करके, इसलिए इसका नाम कर्तन दहन कृषि भी है और कर्तन दहन प्रणाली भी है। जंगल के एक छोटे से क्षेत्र को जहां पर घास फूस झाड़ियां होती है उसको साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है और लगातार कई वर्षों तक उस पर कृषि की जाती है। और जब कृषि का क्षेत्र या कृषि की वह भूमि उर्वरक शक्ति खत्म कर देती है तो उस स्थान को छोड़कर वनों के या जंगलों के अन्य क्षेत्रों पर सेम प्रोसीजर यानी कि घास फूस झाड़ियों को जला करके एक नई कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है और वहां पर कृषि की जाती है। तो ऐसी कृषि को हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। अब रोपण कृषि की बात करते हैं। रोपण कृषि जो होती है व्यापार के मुद्दे से और लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है। बागवानी खेती की बात करें तो वहां पर हमें कंदमूल, फल और पौधे और फूल वहां पर उगाए जाते हैं, तो ऐसी कृषि को हम बागवानी कृषि कहते हैं। और गहन कृषि की बात करें तो कम क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीज, अधिक उर्वरक, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है वह गहन कृषि की जाती है। तो यहां पे हमें सिर्फ ये बताना था कि उस कृषि प्रणाली का जिक्र करना है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो है रोपण कृषि। अब यहां पे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की, कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए, यहां पर कह रहा है कि रबी की फसल कौन सी है, तो यहां पे चना जो है रबी की फसल है। देखिए, शस्य फसल ऋतुओं में 3 तरह की फसलें आती है। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। मैं आपको बताऊंगा कि रबी की फसलें क्या होती है। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे हम रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं है, सरसों है और चना है। यदि हम खरीफ की फसल की बात करें तो जो कृषि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ऐसी कृषि को हम खरीफ की कृषि कहते हैं, जैसे चावल की खेती। और जायद की यदि हम बात करें तो जायद की खेती या कृषि वह होती है जिसमें जो रबी की फसलें हैं और जायद की फसलों के बीच जो समय बचता है उसमें बोई जाने वाली कृषि को हम
आपकी जायद की खेती कहते हैं, जायद की कृषि कहते हैं। जैसे तरबूज, घिया, तोरी, करेला, जितनी भी हमारी बेल वाली फसलें होती है, बेल वाली कृषि होती है, वो हमारी जायद की फसलों में आती है। तो यहां पे बात कर रहे थे रबी की फसल का एक उदाहरण तो चना है। अब प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं कि इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। देखिए फलीदार फसल दाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फलीदार फसलें दालें हैं, तिल, जवार, तिल और मोटे अनाज हमारे फलीदार फसलों में नहीं आते। प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। देखिए यहां पे गलत दिया गया है, न्यूनतम सहायता मूल्य जो हमारा ये दे रखा है, न्यूनतम सहायता मूल्य जो है वो इसका आंसर है। देखिए एमएसपी, एमएसपी बोलते न्यूनतम सहायता मूल्य को। तो आपने ध्यान देना है कि इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से एग्जाम के अंदर एक प्रश्न जरूर आता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की कि इन प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। देखिए एक पेय फसल का नाम बताना है, एक पेय फसल का नाम बताना है और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का भी विवरण देना है। पहली बात, एक पेय फसल है आपकी चाय। चाय जो है एक पेय फसल है। 3 तरह की पेय फसल होती है, चाय, कॉफी और कहवा। हम यहां पे चाय की बात करते हैं। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, चाय का जो पौधा होता है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। ध्यान देना है, जहां पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है वहीं पर चाय का पौधा उगेगा। इसके बाद इसके लिए ह्यूमस और जीवांशम युक्त गहरी मिट्टी, जीवांशम युक्त गहरी मिट्टी और जल निकास वाले ढाल वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो वो गलकर टूट जाता है। पॉइंट नंबर 3, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उपोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्ष भर वितरित वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों का लगातार विकास करती रहती है। तो ध्यान देने वाली बात है, एक तो ढलान वाली भूमि जहां पर पानी ना खड़ा हो सके, वर्ष भर वर्षा की बौछारें होनी चाहिए और ह्यूमस जीवांशम युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए और इसकी खेती के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होना आवश्यक है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का विवरण दीजिए। देखिए भारत की एक खाद्य फसल चावल, चावल जो है भारत की एक खाद्य फसल है और वे क्षेत्र जिसमें यह पैदा की जाती है जैसे उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, ख की बात करें तो तटीय क्षेत्र और स की बात करें तो डेल्टाई प्रदेश, जहां पे डेल्टा मिट्टी, जहां पर डेल्टा बनते हैं वहां पर भी, जहां पे जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पर भी चावल की खेती अत्यधिक होती है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनानी है कि भारत सरकार ने किसानों के हित में जो सुधार संस्थागत चलाई है, जो संस्थागत सुधार कार्यक्रम चलाए है वो क्या क्या है। पहला है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग,
बीमारी के लिए फसल बीमा योजना, कि सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, आग लग जाए या बीमारी आ जाए फसल के अंदर, तो उसके लिए बीमा का, फसल बीमा का प्रावधान किया है। पॉइंट नंबर 2, ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की है कि किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सके। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है कि किसान उस कार्ड से अपने लिए पहले फसल के लिए बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक ले सकता है और फसल पकने पर उनको लौटा सकता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS, जिसको हम बोलते हैं, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए, बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य MSP और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है कि मिनिमम प्राइस तो इतना ही होगा। आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम सहायता मूल्य जो है वो हमें यह बताता है कि हमारी फसल की कीमत कम से कम इतनी तो है। पार्ट नंबर 4, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, हमारी लगातार बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए गहन कृषि करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि भूमि कम हो गई तो हमें गहन कृषि करनी पड़ेगी कि कम क्षेत्र में अधिक उपज वाली कृषि करनी होगी। दूसरा, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी लवणीय हो जाती है और पोषण तत्व खत्म हो जाते हैं। खाद्य उत्पादन के अभाव का सामना करना पड़ेगा और खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, छुपी बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल आयात करना पड़ेगा, जिससे खाद्य उत्पादों और रोजमर्रा की जरूरती वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी यदि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो गई तो। अब प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि वृद्धि और ज्यादा करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय बताए गए हैं। देखिए, पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की है कि वहां पर अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करना और उनकी खोज करना, ये सभी चीजें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर होती है। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, जहां पर स्टूडेंट पढ़े और कृषि से संबंधित नई तकनीक लाए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, MSP की घोषणा, फसल बीमा योजना लागू करना, बागवानी विकास करना, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्व अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना, किसानों को बिजली, पानी, उर्वरक, बीज आदि पर सब्सिडी यानी कि कुछ सहायता उपलब्ध कराना। तो ये सभी चीजें कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार किसानों के लिए कर रही है। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि भारतीय कृषि पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। देखिए, वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव, सबसे पहले बहुत से किसान अब वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे हैं। पहला कि बहुत सारे किसान आजकल व्यापार के मुद्दे से कृषि करते हैं। दूसरा, ढांचागत सुधार हुआ, प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुआ,
बाजार की सुविधाएं हुई, क्रेडिट कार्ड का विस्तार हुआ, इन सभी कारणों के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति। हरित क्रांति हरी फसलें, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन तेल निकालने के लिए और नीली क्रांति मछली के परिणाम स्वरूप, नीली क्रांति का मतलब है मछली पालन, इन सभी के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, दूध, तिलहन और मछली मत्स्य उत्पादों में वृद्धि हुई और भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने लगी है, टक्कर लेने लगी है। और कृषि क्षेत्र जहां पे प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात को स्वतंत्रता प्रदान की गई, ये सब चीजें वैश्वीकरण के कारण हुई है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जनिक इंजीनियरिंग शामिल है। इस सभी सुधार, ये सभी सुधार और ये सभी प्रभाव जो है वैश्वीकरण के प्रभाव है, जो कि भारतीय कृषि पर डायरेक्ट हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चावल भारत की एक खाद्य फसल है और चावल जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में अत्यधिक बोई जाती है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान, ध्यान देना, इसकी पैदावार के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, जो फसल गर्मी में बोई जाएगी तो तापमान अधिक चाहिए, सर्दी में बोई जाएगी तो तापमान कम चाहिए। भूमि सभी के लिए एक ही बात है, समतल उपजाऊ भूमि उपयुक्त होनी चाहिए। वर्षा, इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि सर्दी है तो कम वर्षा और यदि गर्मी है तो अधिक वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। सिंचाई, जहां वर्षा कम होती है ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी और चीका युक्त मिट्टी उपयुक्त होती है चावल की खेती के लिए। और यदि हम वितरण की बात करें, एक और हेडिंग बना सकते हैं वितरण। उत्तर क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे और इलाके जहां पे चावल की खेती की जाती है। अब परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम एक शब्द और एक वाक्य में आंसर देंगे। और आज की इस क्लास में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली स्लैश और बर्न या झोम कृषि क्या है। मैंने बताई थी एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके अनाज आदि उत्पन्न करता है। देखिए, कर्तन दहन प्रणाली, झोम कृषि, स्थानांतरित कृषि एक ही बात है। इस कृषि को अन्य क्षेत्रों में कहीं पे मिल्पा अन्य नामों से भी जानते हैं। तो सबसे पहले कर्तन दहन प्रणाली, झोम खेती, मिल्पा कृषि या स्थानांतरित कृषि को हम कैसे आपके सामने परिभाषित करेंगे कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि योग्य बनाता है, ऐसी कृषि को हम कर्तन दहन प्रणाली या झोम खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से पुकारा जाता है? झोम कृषि के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से पुकारा जाता है? अभी अभी मैंने बताया था, मिल्पा के नाम से। झोम कृषि को वेनेजुएला में किस नाम से पुकारा जाता है? कोनुको नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 5, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है। देखिए, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है वहां कौन सी कृषि की जाती है?
गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। किसी एक अखाद्य फसल का नाम बताइए। रबड़। पेय फसलों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है चाय, कहवा, कॉफी। एक और नाम लिख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 8, किसी एक व्यापारिक फसल का नाम बताइए। रबड़ व्यापारिक फसल है। प्रश्न नंबर 9, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन जो है तिलहन के मामले में नंबर 1 पर है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है? भारत। भारत में ही सबसे ज्यादा दाल उगाई जाती है और भारत में ही सबसे ज्यादा दाल खाई जाती है। प्रश्न नंबर 11, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अधिक भारत में मूंगफली जो उगाई जाती है वो आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन। देखिए, भारत के अलावा चीन एक ऐसा देश है जहां पर बहुत अधिक कृषि मामलों में नंबर 1 पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, रेशेदार फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट। क्या ये जूट, पटसन, यहां पे सन भी लिख सकते हैं और पटसन भी लिख सकते हैं, और प्राकृतिक रेशम। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, सुनहरा रेशा हम जूट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसानों से सरकार द्वारा न्यूनतम घोषित मूल्य पर अनाज कौन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 16, आजकल कौन सी कृषि बिना रसायनों के की जाती है? कार्बनिक कृषि जो होती है, ऑर्गेनिक कृषि जो होती है, बिना रसायनों के की जाती है। प्रश्न नंबर 17 में देखिए, भारत में मसाला उत्पादक 3 राज्यों के नाम बताइए। केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। आपने सुना होगा कि इतिहास के अंदर भी बताया है कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो यहां से वापस जाते समय अत्यधिक मसाले लेकर गया था और वह उन्होंने कई गुना रुपयों में बेचे थे और इस तरह पुर्तगाली भारत में प्रवेश करती है। इस बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 18 में, देश के गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत में गन्ना सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद भी कर्नाटका, तमिलनाडु राज्यों में पैदा किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 में, भारत के 3 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्य है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। भारत में 3 फसल ऋतुओं के नाम रबी एक्सप्लेन की थी, खरीफ और जायद। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए कि कार्बनिक कृषि क्या है। कार्बनिक कृषि क्या है? वह कृषि जो कारखानों में निर्मित उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बनिक कृषि क्या होती है, कि वह कृषि जो बिना उर्वरक खाद और बिना कीटनाशकों के द्वारा की जाती है उसे कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत के 3 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्य मैंने अभी बताया था, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा। और प्रश्न नंबर 23 में, भारत में सेब उत्पादक राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये हमारे जो 2 राज्य है, यहां पर सेब सबसे अधिक उगाई जाती है। देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट सेक्शन में यदि किसी बच्चे को कोई पूछना है तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में या अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजे। थैंक यू।